वेलकम बैक एट द रेट वन सीट नीट। ओके, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने इकोलॉजी सेक्शन स्टैंडर्ड 12 के। ओके, तो उसमें आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 14 इकोसिस्टम। ओके, तो अगेन गोइंग वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी। ओके, और स्लाइड्स में फोटो देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ना। तो इसमें मतलब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, ये सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। An ecosystem can be visualized as a functional unit of nature, okay, where living organism interacting among themselves and also with the surrounding physical environment. तो इसके पहले वाली डिस्कशन में क्या ना, इकोलॉजी का मतलब क्या है? इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने में, और बायोटिक अबायोटिक फैक्टर है ना, और सराउंडिंग जो फिजिकल एनवायरमेंट है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी। ओके, तो सबका एक, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे गट के अंदर भी माइक्रो है ना, माइक्रो बायोम है। ओके, तो वैसे पॉन्ड हुआ, डेजर्ट हुआ, फॉरेस्ट हुआ, सारे इकोसिस्टम। ओके, तो इनके साइज हो ना, तो स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सीज। ओके, मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, तो पूरे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर है ना, ये सबको मिला करके जो बायोस्फीयर ना, तो इकोलॉजिस्ट कंसीडर करती है एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ओके, सिंस दिस सिस्टम एक सिस्टम है ना, इज टू लॉन्ग बिग है ना, टू मच बिग बायोस्फीयर तो है ना, एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज है ना, नेमली जो हम पढ़ेंगे ना, टेरेस्ट्रियल जो फॉरेस्ट होता है ना, एंड एक्वाटिक जो सीज पॉन्ड वो है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन है ना, और वैसे ही पॉन्ड, लेक और वेटलैंड, रिवर एंड एस्ट्यूरी आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, पानी वाले। ओके, क्रॉप फील्ड and an aquarium may also be considered as a man-made ecosystem। तो मैन जैसे एक्वेरियम होता है ना, फिश रखते हैं और फिर है ना वो डिफरेंट मैन मेड है ना, हमने बनाया। वैसे ही क्रॉप जो एग्रीकल्चरल क्रॉप होता है ना, वहाँ पे कभी फॉरेस्ट होगा, उसको क्लियर करके फिर उसको प्लांटेशन और वो सब के लिए। ओके, वो बताया। वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट। एक सिस्टम है तो कुछ इनपुट आएगा, कुछ प्रोसेस होगा, कुछ आउटपुट होगा, इसलिए तो इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। ओके, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट। इनपुट मतलब जैसे प्लांट है ना, वो इनपुट लिया तो फिर वो प्रोडक्टिविटी। ओके, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी सिस्टम है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ते हैं फूड चेन या फूड वेब। ओके, प्लांट सनलाइट को लिया, प्लांट ने फोटोसिंथेसाइज किया, फूड बनाया, उसको हर्बीवोरस ने खाया और हम कार्निवोरस हमने उसको खा लिया है ना। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली क्या, वो जो सोलर एनर्जी था ना, वही ट्रांसफर हो रहा है ना। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो फूड चेन, फूड वेब और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है ना, जैसे हमारे डीएनए में फॉस्फोरस है। ओके, सांस लेते कार्बन है, हमारी बॉडी है ना मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन, राइट। वाटर को अगर पूरा तो सिर्फ कार्बन बचेगा, फिर हम उसे या फिर क्रीमेट करें या दफनाएं। ओके, दीज न्यूट्रिएंट्स गेट बैक टू द सॉइल। ओके, जो अंदर हमारे है ना, फॉस्फोरस है, कार्बन तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन है ना उसमें। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू एप्रिशिएट द इनपुट, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब के थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक दूसरे को खा रहे हैं ना, एंड द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्या होता है, जैसे रेस्पायर करते हैं हम तो एनर्जी लॉस होता है ना, और 10% रूल में देखेंगे ना कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी गेट पास्ड ऑन है ना। जैसे प्लांट के पास 100% एनर्जी है तो 90% वुड बी यूज बाय प्लांट इटसेल्फ है ना, फॉर देयर फूड प्रोडक्शन और ट्रांसपिरेशन और वो सब जो उनकी है ना, ओनली 10% है ना। फिर जो खरगोश वर्गोश, गोट वोट जो भी खाएंगे उनके पास सिर्फ 10%, फिर हम उनको खाएंगे तो हमारे पास उनका 10%। इसलिए इट्स बेटर टू बी वेजिटेरियन। ओके, फॉरेन में तो गाली देते हैं वेजिटेरियंस को। ओके, विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक का, साइकिल्स, चेंज, फूड वेब दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। ओके, तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है इकोसिस्टम, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, इन चैप्टर 13 यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक अबायोटिक देख रखा है। You studied how the individual biotic and abiotic factor affect each other and the surrounding. Let us look at the components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of ecosystem. तो वही हम देखें ना, interaction of biotic and abiotic component result in the physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives a species composition, किस तरह के पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। Vertical distribution of different species occupying different levels are called stratification. हायरार्की होता है ना, पहले प्रोड्यूसर होंगे, उसके बाद जो उनको प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टेरिटरी तक जाते हैं ना। जैसे ग्रास हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, उसके बाद रैबिट हुए, गोट हुए, वो जो उनको खाना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जैसे ना कार्निवोर्स पे आते हैं, हम प्लांट भी खाते हैं, खरगोश को भी खाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ट्री ऑक्युपाइड टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, प्लांट किंगडम में ट्रीज है ना, एंजियोस्पर्म्स है, वो सबसे टॉप स्ट्रेटा होते हैं। ओके, तो टॉप स्ट्रेटा ऑफ द फॉरेस्ट,
तो अगर प्लांट की बात करें तो फॉरेस्ट में क्या होता है, पहले लंबे लंबे पेड़ होंगे, है ना, उसके नीचे देखेंगे तो श्रब्स होंगे, और उससे नीचे देखेंगे तो हर्ब, तुलसी का पेड़ होता है, छोटे छोटे पौधे, पहले पेड़, फिर श्रब्स, फिर पौधे। ओके, तो एक स्ट्रेटिफिकेशन हुआ ना, हायरार्की की तरह बना। ओके, हर्ब्स एंड ग्रास ऑक्युपाइड, उससे भी, और तुलसी के पौधे के नीचे फिर घास वास है ना, जंगल में सब। ओके, हर्ब्स एंड ग्रास ऑक्युपाई द बॉटम लेयर। द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ओके, तो हर एक ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम का कंपोनेंट है उसमें, तो इसमें देखते हैं प्रोडक्टिविटी, फिर डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो पूरा का पूरा इकोलॉजी कंसीडर कर लेना। प्रोडक्टिविटी, सोलर एनर्जी, डीकम्पोजिशन, डेट्रीटस जो बोलते हैं ना, जो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज करते हैं ना, ठीक है। उसके बाद एनर्जी फ्लो, इसको देखते हैं ना कि एनर्जी 10% रूल है ना, 100% 90% यूज कर लिया, 10%। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, वो जो हमने बताया ना कि हमारी भी डेथ होगी तो ऑल द मिनरल्स, है ना, कैल्शियम होगा हमारे बोन्स में, टीथ में, ओके, सबसे लेट वो कंकाल वंकाल निकलते हैं ना। बाकी बॉडी का जो कार्बन वार्बन वो सब है वो गेट रीअब्सॉर्ब्ड इन सॉइल। ओके, अपना डीएनए में जो भी फॉस्फोरस हुआ, सुगर बेस फॉस्फेट सारे चले गए। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जांपल। ओके, तो स्मॉल पॉन्ड को, है ना, तालाब को कंसीडर करते हैं। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जांपल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके, तो पॉन्ड में देखते हैं कॉम्प्लेक्स, बायोटिक, अबायोटिक, वो सारे फैक्टर्स है ना, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन कैसे होते हैं। अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन्ड 4 बेसिक कंपोनेंट। तो ये जो 4 बेसिक कंपोनेंट है ना, चारों को याद रखिएगा, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। ओके, तो इसमें बताया कि एक पॉन्ड एक छोटा सा यूनिट जिसमें चारों वो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। A pond is a shallow water body in which all the above mentioned 4 basic ऊपर वाले ना of the ecosystem are well exhibited. The abiotic component is water, pond में water, with all the dissolved inorganic and organic substance and the rich soil deposit at the bottom of the pond. Abiotic factor में सारा है ना, water भी है, आपका soil भी है ना, और जितने organism जो मरते वर्ते होंगे उनका minerals. Okay, the solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic condition regulate the rate of function of entire pond. तो सारे abiotic factor है ना, solar input, temperature, day length और climatic condition. The autotrophic component include the phytoplanktons, है ना, तो दो, phyto मतलब plant like है ना, phyto, और एक होता है zooplanktons, animal like है ना, तो ये पाए जाते हैं ना पॉन्ड में, ठीक है, ऊपर में जो तैरते रहते हैं ना, algae और वो सब। The autotrophic component include the phytoplanktons, जो algae, fungi, वो सब जो ऊपर पॉन्ड के ऊपर। ओके, some algae and the floating submerged and marginal plants found in the edges। तो पॉन्ड के साइड में पौधे टाइप के आउटग्रोथ होते हैं ना। The consumers are represented by the zooplanktons, तो वो phytoplankton था, ये zooplanktons, zoo मतलब एनिमल है ना। The free swimming and bottom dwelling forms, है ना, वो खाते हैं, zooplanktons खाते हैं phytoplanktons को। The decomposers are fungi, bacteria and flagellates, especially abundant in the bottom of the pond। ओके, वो जैसे पेड़ के पत्ते वत्ते जो होते हैं ना उनको खाते हैं ना, बैक्टीरिया और ये सब, राइट। तो वैसे ही पॉन्ड में भी जो बॉटम में वो सब मरने के बाद वो सब स्पीसीज जो नीचे आते होंगे उनको खाते हैं। द सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज एन होल। ओके, conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the photosynthesis, right? Conversion of inorganic into organic material with the help of radiant energy of the sun by the autotrophs, पहला हो गया प्रोडक्टिविटी। कंजम्पशन ऑफ ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप, एनर्जी फ्लो। डीकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक इनटू द बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉप्स। तो सारा साइकिल कंप्लीट हो गया ना। ओके, रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो गया, एनर्जी फ्लो भी हुआ। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। देयर इज एक तरह का ना, एक तरफ, एक डायरेक्शन में, देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड फॉर द डिसिपेशन ऑफ लॉस एज हीट टू द एनवायरमेंट। वही थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, ओके, एंड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, कि हीट और वर्क, इसमें आपका एनर्जी वुड बी वेस्टेड, राइट, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक, ओके, बोला ना यार, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, राइट। यू कैन नॉट स्टडी बायोलॉजी इन एन आइसोलेशन, राइट। आगे जाके आपको कोई भी जॉब होगा ना, वुड रिक्वायर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग वुड गेट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई, है ना, साइंस स्टूडेंट। ओके, तो ये है ना लाइकेबिलिटी। चलिए, है ना, नेक्स्ट टॉपिक। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन। तो है ना, सनलाइट। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और द ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय द प्लांट। जो प्लांट फोटोसिंथेसाइज करती है, राइट। तो इसका बताया कि प्राइमरी प्रोडक्शन कितना प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड पर यूनिट एरिया बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ वेट
और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर. ओके, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. ओके, इट्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, है ना, ग्राम माइनस 2 और ईयर. ओके, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ओके, पर ईयर. टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, तो ये यूनिट होता है ना, यूनिट आप ध्यान से, है ना. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट और ग्रॉस. ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट, है ना. क्यों ग्रॉस में क्या होगा कि पानी वानी वो सब कुछ होगा वंस इट गेट, है ना. तो उसके बाद जो बचा वो नेट. ओके, देखते हैं. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके, a considerable amount of gross primary productivity is utilized by plant in respiration. ओके, कितना बनाया उन्होंने, उसके बाद कितना उन्होंने लूज आउट कर दिया, राइट. ओके, रेस्पिरेशन में, ट्रांसपिरेशन में. ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, जो आर से, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, रेस्पिरेशन में भी तो अब वो एनर्जी लूज किया ना, ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी था वो लूज किया. ओके, और जो बचा हुआ है वो नेट हुआ. ओके, तो ग्रॉस पूरा पूरा और नेट जो रेस्पिरेशन के बाद बचा. ओके, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स. तो इसको देखो कितना खूबसूरती से बताया कि जो वो उसका नेट बचेगा ना वुड बी अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स, खरगोश और गोट वो सब के लिए, ठीक है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स. ओके, by primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. Secondary productivity is defined as the rate of formation of new organic matter by primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. It also depends on variety of environmental, biotic abiotic factor है ना, environmental factor, availability of nutrients and photosynthetic capacity of plants. Therefore it varies in different type of ecosystem. जैसे डेजर्ट है ना, डेजर्ट में कैक्टाई और एक रेन फॉरेस्ट जिसमें लस ग्रीन वेजिटेशन, तो दोनों की प्रोडक्टिविटी वुड डिफर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, कितना उनको सोलर रेडिएशन. तो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट वही है ना, जो मॉइस्चर को हटा दिया तो जो बचा उसका वो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of ocean are only 55 billion tons. Okay, तो terrestrial वहाँ की जो productivity is far more than, जैसे बोलते हैं 80% of earth is covered by water. Okay, more than 70%. Okay, फिर भी इतना लार्ज सरफेस एरिया लेते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है. अगेन क्यों? क्योंकि वही मिनरल्स जो है वो कम पाए जाएंगे पानी में. ओके, सनलाइट का पेनिट्रेशन वुड बी लेस. ओके, ठीक है. और फिर ऐसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तो मिनरल भी अच्छे, सनलाइट भी अच्छा, वाटर भी अच्छा, सब कुछ है ना. दैट टू वुड बी सलाइन इन ओशियंस, तो इसलिए है ना, ये सब कारण है. रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड. ओके, डिस्कस द मेन रीजन फॉर, वही पता है ना, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर. ओके, चलिए थर्ड टॉपिक देखते हैं अपना, डीकम्पोजिशन. ओके, मतलब मरने के बाद, राइट, डिकम्पोज होना. यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड. क्यों? क्योंकि वो जो सॉइल होती है ना उसके अंदर वो जाते हैं ना अर्थवॉर्म्स. ओके, तो क्या करते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट है ना उसको एब्जॉर्बेबल, राइट, प्लांट के रूट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सके, वो मिनरल्स को तोड़ते हैं, फिर जो सॉइल है उसको तोड़ते हैं, राइट. क्यों? क्योंकि फिर पानी पर्कुलेट होगा, नीचे जाएगा, है ना, वुड बी देन टेकन अप बाय प्लांट्स. तो इसको फार्मर्स फ्रेंड इसलिए बोला जाता है, राइट. This is so because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening of soil. Okay. Similarly, decomposers break down complex organic matter into organic substance like carbon dioxide, water, and nutrient. And the process is called decomposition. Okay. Bacteria, fungi, वो सब saprophytes होते हैं ना, वो absorb करते हैं nutrient को, right? Breakdown है ना of complex जो compounds, organic compounds होता है उसको simpler form, right? Carbohydrate, fat, proteins उसमें है ना, phosphate, minerals जितने भी होते हैं. Dead plants remains such as leaves, bark, flower, and dead remains of animal, including fecal matter, constitute detritus. D-E-T-R-I-T-U-S. D-E-T-R-I-T, detritus, है ना, which is the raw material for decomposition. Okay, जो पत्ते वत्ते गिर जाते हैं और प्लांट जो गिर जाती हैं. The important step in the process of decomposition are fragmentation. पहले तो छोटे छोटे पीस में तोड़ेंगे, फिर लीचिंग, पानी के कारण जो उनके न्यूट्रिएंट्स नीचे जाएंगे, कैटाबॉलिज्म, है ना. मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, एनाबॉलिज्म और कैटा. एना मतलब ऐड करना, कोई मतलब हम जो भी चीज खाते हैं उसके बाद दैट गेट्स ऐड अप इन आवर बॉडी, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ऐड करना. कैटाबॉलिज्म तोड़ करके वो रिस्पायर करना, उसी फूड को हम बर्न आउट करते तो हमें एनर्जी. तो मेटाबॉलिज्म इज एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. एना मतलब ऐड करना और कैटा मतलब काटना, तोड़ना. ओके, फिर उसके बाद ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन, फंजाई वंजाई जो काम करती है, एंड मिनरलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं ना, तो ये होता है ना. तो डेट्रिटोवोरस, ये जो अर्थवॉर्म हो रहा है, DETRITIVORES, ठीक है, अर्थवॉर्म ब्रेक्स डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल. तो ये जो है ना
डेट्रीटस का मतलब वही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको स्मॉलर पार्टिकल को तोड़ते कौन है? डेट्रीटोवोरस अर्थवर्म। ओके, और इसी को बोलते हैं द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो, तभी तो वो है ना प्लांट के जो रूट्स होंगे वुड एब्जॉर्ब दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इसको लीचिंग बोलते हैं, LEACHING। ओके, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, सॉइल का प्रोफाइल होता है ना A B C ऐसे करके, एंड गेट प्रिसिपिटेटेड एज एन अनअवेलेबल सॉल्ट। बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, तो अर्थवर्म के बाद फिर वो मरे तो उनको फिर है ना बैक्टीरियल फंजाई और ये सब काम उस पर करते हैं, उससे भी मोर सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। Okay, it's important to note that all the above step in decomposition operate simultaneously on the detritus. Okay, तो ये जो डायग्राम दिया ना अच्छे से देखिए ना, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occur during decomposition. ह्यूमस जो सॉइल के ऊपर जो प्लांट वांट जिस पे ये सब इफेक्ट हो चुका है, तो वो काले रंग के जो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occur during the decomposition in the soil. वापस से मिनरल्स आ जाते हैं ना, फंजाई वंजाई बैक्टीरिया और सब ने मतलब उसको जो प्लांट लीफ है या प्लांट है या फिर ट्रीज है उस पर एक्ट कर लिया, तो बचा क्या? एक है ना सॉइल लाइक, तो ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, खाद जो बोलते हैं है ना, दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ओके, एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ओके, इसलिए ये एनवायरमेंट है ना, इट टेक्स बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। ओके, तो और पेड़ ही है ना, मतलब जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उन्हीं के पास कैपेसिटी है, देयर रूट्स एंकर्स ऑन द ग्राउंड, तो वहां पे सॉइल जो रहता है, ठीक है, दैट रिमेन्स देयर, राइट। और अभी डिफॉरेस्टेशन वो सब इतनी ज़्यादा है कि रन ऑफ के थ्रू वो सारे सॉइल, तो सोचो कि कोई मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं उस सॉइल को बनाने में, एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है ना, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड, ह्यूमस भी डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ह्यूमस भी डिग्रेड होता है बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ये जो स्टेप हुआ मिनरल, तो लीचिंग, मिनरलाइजेशन। ओके, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, तो है ना डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए तभी डिकम्पोज होगा। ठीक है, लार्जली द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, in a particular climatic condition decomposition rate is slower if the detritus is rich in lignin and chitin. Okay, जो कहते हैं फंगल सेल वॉल और अपना ट्रीज एंजियोस्पर्म उसके सेल्यूलोज होता है ना, तो लिग्निन है, तो उसको क्या डाइजेस्ट, इसलिए तो हम भी रफेज खाते हैं, तो इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट है ना, तो वही बताया, तो वहाँ पे लोअर होगा, मतलब स्लोअर होगा डिकम्पोजिशन, एंड क्विकर इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। ओके, तो जल्दी हो जाएगा। Temperature and soil moisture are one of the most important climatic factors that regulate decomposition through their effect on the activities of soil microbes. तो है ना, अबायोटिक में टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर। ओके, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, वेयर लो टेम्परेचर, जैसे ठंडी जगह पे डिकम्पोजिशन स्लो होता है। ओके, एंड अनएरोबायोसिस, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो। ओके, पूरा इकोसिस्टम का मतलब है ना फ्लो ऑफ एनर्जी इन सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, तो ये एनर्जी फ्लो एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ओके, तो दो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एक तो सन हुआ, ओके, दूसरा जो ओशंस के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जहाँ से जैसे ओशन के अंदर भी माउंटेन्स, कैनियंस, ट्रेंच ये सब होते हैं, तो वहाँ पे वॉल्केनो, तो वहाँ से जो सल्फर है ना, सल्फर बैक्टीरिया देखते हैं ना, तो वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ओके, ऑफ द इंसिडेंट जितना सोलर रेडिएशन मिल रहा है, ऑफ द इंसिडेंट सोलर एनर्जी लेस देन 50% ऑफ द 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR जो बोलते हैं, राइट, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को चाहिए होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेडियो वेव होते हैं, अल्ट्रा वायलेट होते हैं, डिफरेंट है ना, डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं ना, तो सिर्फ विद योर जो रीजन होता है ना पर्टिकुलर वेवलेंथ का। ओके, वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ ये अपना फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR। तो प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ PAR एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। ओके, सोचिए सन का रेडिएंट एनर्जी। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर द फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, प्लांट ही तो प्रोड्यूस करते हैं, राइट, either directly or indirectly. Okay, so you find you need एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी ना एनर्जी, प्लांट से हमसे फिर कार्निवोरस में, राइट, यूनिडायरेक्शनल।
So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer, producer to consumer. Okay, is this in keeping with the first law of course, है ना, मतलब conservation of energy, right? First law of thermodynamics. कि most of the energy get lost in work and heat. Okay. Further, ecosystem are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy. Okay. Cannot be created or destroyed, है ना. हर एक फिजिक्स के टर्म है ना is seen in nature, right? मतलब everything gets related. केमिस्ट्री भी देखो तो सारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और दिस बायोलॉजिकल सिस्टम. अल्टीमेटली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वुड बी वर्किंग to keep organism alive or make their life better. Okay, तो तीनों important है. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. Okay, chaos है ना, कि disorder है ना, क्या बोलते हैं उसको? I'm missing out the term. Okay, चलिए, disorderliness. Okay, the green plant in the ecosystem are called producer. Okay, जो प्लांट्स होता है ऑफ कोर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब फॉरेस्ट वाला है ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बीवोरस एंड वुडी प्लांट्स. ओके, लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो एक्वेरियम है ना, एक्वाटिक मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, उसमें अब वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, फाइटो फोटोन्स लेते हैं सन के, वो जो अलगी, ग्रीन अलगी और वो सब अलगी एंड हायर प्लांट्स है ना. यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर, है ना. लीनियर फ्लो तो फूड चेन हो जाएगा, और बहुत सारे है ना, जैसे हम प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो फूड वेब हमको कोई और खाता है वैसे तो वेब की तरह ना, स्पाइडर वेब जैसे होता है, वेब बन जाता है, रेदर देन अ लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी, फूड चेन. ओके, स्टार्टिंग फॉर द प्लांट जो प्रोड्यूसर होते हैं, फूड चेन्स और रेदर वेब आर फॉर्म्ड सच दैट एनिमल फीड ऑन द प्लांट और ऑन अदर एनिमल एंड इन टर्न फूड इज फूड फॉर अनदर, है ना, मतलब प्रीडेटर प्रे वाला रिलेशन. द चेन ऑफ वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी. ओके, तो जैसा हम लोग है ना कि हम गोट भी खाते हैं और फिर अपना लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, राइट, और गोट है वो है ना, वो हमें नहीं खाएगा, वो प्लांट को खाएगा. तो ये फूड वेब में हर एक चीज, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉरएवर, है ना. हमारे पास जो सोलर एनर्जी है वो ना, आफ्टर वी डाई, है ना, या फिर वी रेस्पायर, ओके, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स लॉस्ट, है ना, in respiration also. The energy trapped by the producer hence is either passed on to the consumer or organism dies. Okay, death of the organism is the beginning of detritus food chain, है ना, जैसे मरने पे दफनाते हैं तो फिर वो है ना सारे खाते रहते हैं ना, माइक्रोबियल अटैक और फंगल अटैक हो सब. ओके ओके, is the beginning of detritus food chain or food web. All animal depends on plant directly or indirectly for their food needs, है ना, ultimately तो है ना, they are hence called consumers. Okay, and also heterotrophs. Okay, ऑटोट्रॉप जो खुद खाना बना, हेटेरोट्रॉप जो उन पे डिपेंडेंट है. इफ द फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. ओके, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट पे ही एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट रहते हैं ना. इफ द फीड ऑन द प्रोड्यूसर दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट. ओके, तो जैसे खरगोश ने घास खाया, हमने खरगोश को खा लिया, है ना, तो ऐसे है ना, वो बता रहे हैं. दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, लाइकवाइज यू कुड हैव टेरिटरी कंज्यूमर्स, हमें शेर ने खा लिया, है ना. ओके, ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोरस, जो शुरुआत में खा रहे होंगे वो प्राइमरी जो कंज्यूमर होंगे वो लाइक हर्बीवोरस होंगे, राइट, पेड़ पौधे खाने वाले. सम कॉमन हर्बीवोरस आर इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल्स. ओके, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एंड मोलस्क. ओके, इन एक्वाटिक, मोलस्क आएगा तो वो घोंगे वोंगे जो होते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम. द कंज्यूमर दैट फीड्स ऑन दीज हर्बीवोरस आर कार्निवोरस. ओके, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोरस. ओके, दो सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर तो वो खरगोश हुआ, हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स हुए हैं. दोज एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स. इसको समझिएगा, है ना, दोज एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी, जैसे एक शेर है जो डियर को खा रहा है ना, एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड एज, जैसे हॉक स्नेक, और वो जो स्नेक है वो कीड़े मकोड़े खा रहा है, तो उस एग्जाम्पल से समझिए ना. दोज एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स. ओके, स्नेक ने वो कीड़े मकोड़े को खाया, मेंढक को खाया, है ना, तो हो गया. दोज एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स. ओके, तो जो हॉक हुए, चील भी, है ना, वुड बी सेकेंडरी कार्निवोर्स. अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड, है ना, वो बताया होता है, ग्रास, गोट ग्रास को खाती है, मैन गोट को खाता है, राइट. तो ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, गोट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जो सिर्फ घास खा रहा है, और हम हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर, मैन. ओके, द detritus food chain, DETRITUS, है ना, detritus food chain begin with the dead organic matter. Okay, it's made up of decomposers which are heterotroph organism. Okay, mainly fungi and bacteria.
They meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter or detritus. These are also known as सेप्रोट्रॉप्स. ओके, सेप्रोट्रॉप्स वही अल्जी मतलब जो फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं ना. सेप्रो का मतलब होता है टू डिकम्पोज. ओके, डिकम्पोजर सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द डेड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल. तभी तो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, राइट. ओके, जैसे फंजाई को भी देखे हुए ब्रेड पे, तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रेड है ना, ब्रेड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फिर उस वो अपने जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो सब है ना डालते हैं, तो इट बिकम सॉल्युबल और फिर वो उसको कंज्यूम करती है फंजाई. ओके, एब्जॉर्ब करती है. Okay, decomposers secrete digestive enzyme that break down dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them. Okay, in an aquatic ecosystem, GFC, grazing food chain, is the major conduit for energy flow. As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain and through GFC chain or detritus food chain. GFC is the major conduit for energy flow. As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through grazing wala GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain GFC at some levels. Interconnected होता है. Some of the organism of detritus है ना DFC are prey to GFC grazing food chain है, तो DFC GFC याद कीजिएगा ना. And in natural ecosystem, some animals like cockroach, crow are omnivores. सब कुछ खाते हैं, right? Like me. Okay. These natural interconnection of food chain make it a food web. एक दूसरे को है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है food chain. How would you classify human being? Cockroaches. Okay. Organism occupy a place in a natural surrounding or in a community. Okay. According to this feeding relationship with other organism. Okay. Based on the source of nutrition of food, organism occupy a specific place in the food chain that is known as a trophic level. है ना. Plant को खाते हैं तो है ना फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फिर उसको प्लांट है ना प्लांट को मतलब रैबिट वैबिट खा रहे हैं, बर्ड्स खा रहे हैं, मैमल्स खा रहे हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल. उन्हें फिर है ना सेड वेड वो सब खा रहे हैं, तो थर्ड ट्रॉपिक. इस तरह से प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स. ओके, हर्बीवोर्स जो जिनको प्राइमरी है ना हर्बीवोर्स से प्राइमरी कंज्यूमर शुरू होता है, याद रखिएगा ना. टू द सेकंड एंड कार्निवोर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे उसको. ओके, टू द थर्ड है ना, ये फिगर अच्छा 14.2 बताया है ना, ट्रॉपिक लेवल से बताया. ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज 10% रूल है ना, इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल. व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज अ एनर्जी सोर्स फॉर decomposers. ओके, organism at each tropic level depends on those at the lower tropic level for their energy demands. ओके, रैबिट है तो वो प्लांट पे डिपेंड करेगा, हम हैं तो फिर गोट वोट इन पे है ना, और पेड़ पौधों पे भी. ईच ट्रॉपिक लेवल has a certain mass of living material at a particular time is called standing crop. Okay, जितना आपके पास बायोमास है ना उसी में तो सारा एनर्जी होगा. The standing crop is measured as a measure mass of living organism or biomass or the number in unit area. Okay, so biomass of a species is expressed in the term of fresh or dry weight. Okay, measurement of biomass जैसा किसी प्लांट का बोलते हैं या फल वल का भी बोलते हैं इसका मीठापन, या तो बायोमास कितना उसमें मास है उसका है ना, बायोमास है. इस टर्म ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट. वाई? ओके, क्योंकि है ना आपका ड्राई वेट में हमें बिल्कुल वो पता चलता है, हाइड्रेट मतलब जितना पानी वानी निकाल दिया तो ड्राई. अंगूर और किशमिश. ओके, ठीक है, तो अंगूर का वेट असल में तो उसको पूरा जब पानी निकाल देते तो है ना वो ड्राई वेट, और मॉइस्ट वेट मतलब उसमें पानी वानी ऑलरेडी है ना. तो आप देखते हैं नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन GFC इज रेस्ट्रिक्टेड एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ. ओके, 10%, 90% अपने वर्क के लिए और एनर्जी के लिए एक ऑर्गेनिज्म में खर्च किया, ओनली 10% गेट पास्ड ऑन. Only 10% of the energy is transferred to each tropic level from the lower tropic level. Okay, in nature, it is possible to have so many levels. Okay, producer है ना, प्रोड्यूसर जो उसके बाद हर्बीवोर, हर्बीवोर से प्राइमरी कार्निवोर को खाएगा, फिर सेकेंडरी कार्निवोर. ओके, तो ये ग्रेजिंग फूड चेन जो डायग्राम दिया है. डू यू थिंक दैट देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन डेट्रिटस फूड चेन? ओके, सोचना पड़ेगा. आप देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, इजिप्ट वाले पिरामिड वैसे ही जो शेप आता है ना, इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड. ओके, you must be familiar with the shape of pyramid. Okay, the base of the pyramid, base है ना उसके ऊपर जो होता है ना, base of the pyramid is broad and it narrows towards the apex. तो triangle type है ना. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between organism at the different tropic level. This relationship is expressed in the term of number, biomass or energy. Okay, the base of each pyramid represent the producer of the first tropic level, while the apex सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है represent territory or top level consumers. Three type of ecological pyramid that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. Okay,
पिरामिड ऑफ एनर्जी है ना वो हमेशा कम ही है ना, वुड बी पॉइंटेड, और बाकी सब में देखेंगे वो तो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, देखते हैं फॉर डिटेल्स। ओके, अब डायग्राम देखें ना, सी फिगर 14.4 ABCD। ओके, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉपिक लेवल। ओके, नो जनरलाइजेशन वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो एज जितने भी ऑर्गेनिज्म, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को देख के एक पर्टिकुलर सारे स्पीसीज, राइट। जैसे बेस में हमने प्रोड्यूसर कंसिडर किया तो उसमें हर्ब, श्रब, ट्री सबको कंसिडर करना होगा, राइट। ऑल्सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, है ना। जैसे बोले ना बर्ड है वो इंसेक्ट भी खा रही है, सीड भी खा रही है, तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को ले। साइमल्टेनियसली वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज एज सच। ओके, सारे ऑर्गेनिज्म, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seeds, है ना। sparrow वो फल फूल सीड्स खाती हैं, फ्रूट खाती हैं, पीस खाती हैं, है ना। एंड a secondary consumer when it eats insect or worm. कितना प्यारा डिस्टिंक्शन है ना, प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, स्पैरो का एग्जांपल याद रखिएगा, सीड भी खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर, इंसेक्ट खाती है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन सिर्फ वो प्रोड्यूसर को छोड़ के, कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल ह्यूमन बींग्स फंक्शन एट अ लोकल इन अ फूड चेन? इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड ऑफ बायोमास आर अपराइट, ऊपर की तरफ। ओके, प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन इन हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर्स। ओके, प्लांट बहुत ज़्यादा होंगे तभी तो वो सपोर्ट करती है एक उससे कम पॉपुलेशन को, और फिर यही बताया ना। ओके, ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन दैट हायर लेवल। वही 10% लो, 100% शुरुआत में होगी, ओनली 10% गेट ट्रांसफर, 90% उड़ गए। There are exceptions to this generalization. If you were to count the number of insects feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending on insect. Okay. As also, क्योंकि है ना बहुत सारे इंसेक्ट चाहिए होंगे बर्ड्स के लिए ना। As also the number of larger birds eating the smaller birds. Okay. Draw the shape you would get. Of course pyramid. The pyramid of biomass in sea is generally inverted. Except याद रखिएगा ना, pyramid of biomass. Okay. In sea is generally inverted because the biomass of fish far exceeds the phytoplankton. वो तो बहुत कम phytoplankton होते हैं, लेकिन जो fishes होती हैं that would be eating these phytoplanktons are large. तो यहाँ पे inverted हो जाता है। Isn't it a paradox? पैराडॉक्स का मतलब समझते हैं ना, जिसको मतलब होता है लेकिन प्रूव नहीं कर सकते ना। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? ओके, तो अब देखते हैं जो होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज है ना अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, बिकॉज व्हेन द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट एट ईच स्टेप. Each bar in the energy pyramid indicate the amount of energy present at each tropic level in a given time or annually per unit area. However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it does not take into account the same species belonging to two or more tropic level. Okay, तो ये इसकी drawback है ना. It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. Okay, it does not accommodate a food web. फूड चेन को कंसिडर करके पिरामिड्स बनाया है ना, फूड वेब को कंसिडर नहीं करते. मोर ओवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एट एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल. तो आपको बोलेंगे ना व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये दो पॉइंट. मोर ओवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एट एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम. ओके, अब मस्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन. ओके, तो इसमें ओके यू हैव लर्नड इन चैप्टर 13 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी एंड ऑल्सो देयर रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट एंड हाउ such response vary from an individual response. Okay, तो वही बताया कि चैप्टर 13 में पॉपुलेशन और कम्युनिटी है ना, स्पीसीज का पॉपुलेशन और डिफरेंट पॉपुलेशन इन अ कम्युनिटी, तो इनके इंटरेक्शन को. ओके, लेट अस एग्जामिन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ओवर टाइम. ओके, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कम्युनिटीज इज दैट देयर composition and structure constantly change in response to changing environmental conditions. This change is orderly and sequential, parallel with the change in the physical environment. कहने का मतलब ये है जैसे डायनासोर के समय में ओके प्लांट्स तो हैं जो अभी के एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं एंसेस्टर्स ऑफ डायनासोर्स. तो मतलब वही है ना, कम्युनिटी में डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, तो ऐसा नहीं कि एक पॉपुलेशन कुड गेट अफेक्टेड रेदर देन कम्युनिटी ऑन लार्जर स्केल. दीज चेंजेस लीड्स फाइनली टू कम्युनिटी दैट इज नियर इक्विलिब्रियम. ओके, समवट है ना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या फिर बोलते हैं ना कि वो इक्विलिब्रियम विथ एनवायरमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स कम्युनिटी. तो इसमें हम पढ़ेंगे ना पायनियर. ओके, जैसे रॉक वॉक में उस पर जो अल्जी मतलब जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, मॉस टाइप की ग्रोथ होती है. मॉस से भी पहले होता है अल्जी टाइप ग्रोथ है ना, जो ग्रीन मैट लाइकेंस आती है
उसके बाद धीरे धीरे उसमें प्लांट्स है ना, ब्रायोफाइट्स, तो हम जो ग्रेडेशन पढ़ते हैं ना, अल्जी, उसका ब्रायोफाइट, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर जो एंजियोस्पर्म हम देखते हैं, राइट। तो ये ग्रेडेशन यही पढ़ रहे हैं ना। पायनियर जो होंगे वो लाइकेंस होंगे ना, एक रॉक होगा उसके ऊपर ग्रीन मैट की तरह लाइकेंस ने, फिर वो सॉलिड मतलब रॉक के मिनरल्स को तोड़े, छोटे छोटे प्लांट जो है उनको एब्जॉर्ब किए, है ना, फिर मॉस आए, ब्रायोफाइट्स, ओके। उसके बाद फिर धीरे 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 जो क्लाइमेक्स होता है वहाँ पे हम एंजियोस्पर्म देखते हैं ना, जो आम अमरूद और वो सब, ओके। The gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession. Okay. During succession, some species colonize in an area, and their population become more numerous, where population of other species decline and even disappear. Okay. बोलते हैं ना कि one species replaces other. Okay. The entire sequence of communities that successively change in a given area are called SERE, SERE. Okay. Genome or gene, वैसे ही SERE. The individual transitional communities are termed as seral stages or seral communities. Okay, ठीक है, तो इंडिविजुअल को the transition communities are termed seral stage or seral communities. Okay, or the entire sequence of communities that successively change in a given area is called SERE, SERE. Okay, तो दोनों ध्यान से. Okay, in the successive seral stage there is change in the diversity of species of organism, increases in number of species and organism, as well as an increase in the total biomass. Okay, the present day communities in the world have come because of succession that has occurred over million of years since life starts on earth. Okay, तो जब अर्थ में पढ़ा ना, मिलर एंड यूरे, इनऑर्गेनिक से कुछ ऑर्गेनिक बना और उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स, है ना। एक्चुअली सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन पैरेलल प्रोसेस एट दैट टाइम. ओके, सक्सेशन is hence a process that starts in an area where no living organism are there. Okay, like it, वहाँ पे कोई प्लांट नहीं है ना, एक रॉक है, मिनरल्स है, उसके ऊपर एक है ना मैट लाइक, उसके बाद धीरे धीरे दिस कुड बी एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड. क्या होता है, कभी फॉरेस्ट फायर होता है या वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पे प्लांट सब जल के, तो एक तो ऐसा है जहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था. ओके, और दूसरा इसको बता रहे हैं, दिस कुड बी एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, सच बेयर रॉक, सच एज बेयर रॉक, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया ना, सब कुछ जल गया, लॉस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर. ठीक है, तो पहला जहाँ पे जैसे रॉक वॉक हुआ उसको बोलते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन, वहाँ पे जो प्लांट स्पीसीज ग्रो कर लाइकेंस. ओके, वाइल द लेटर है ना, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, इस टर्म दैट सेकेंडरी सक्सेशन. तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन. एग्जाम्पल ऑफ एरियाज वेयर प्राइमरी सक्सेशन अकर्स आर न्यूली कूल्ड लावा, ओके, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वॉयर. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो. वही लाइफ का एग्जाम्पल लोगे तो द काइंड ऑफ लाइफ वी ऑल आर एंजॉइंग आज बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट, है ना, उन्होंने इतना मेहनत किया. तो वही होता है ना कि ओके, टफ टाइम क्रिएट्स टफ मैन. ओके, टफ मैन क्रिएट्स इजी टाइम, इजी टाइम क्रिएट्स वीक मैन, वीक मैन क्रिएट टफ टाइम. तो फिलोसॉफिकल वे में भी देखो तो इसको ऐसे ऐड कर सकते हो ना. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो बिफोर अ बायोटिक, इसलिए ना गेट, है ना, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, स्ट्रेटेजाइज योरसेल्फ. ओके, ठीक है, अदरवाइज है ना, मतलब है ना, बोलते हैं ना कि इजी या वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम्स. ओके, तो ऐसा हो जाएगा. बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म कैन बिकम स्टेब्लिश्ड. ओके, देयर मस्ट बी सॉइल. ओके, क्योंकि वहीं से तो सारे न्यूट्रिएंट लेंगे ना. डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट, इट टेक्स अ नेचुरल प्रोसेस सेवरल हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल सॉइल ऑन बेयर रॉक. ओके, सोचे कि रॉक पे पानी का इफेक्ट, टेम्परेचर का, बहुत सारा ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट, तब वो रॉक जो है टूट करके सॉइल बनेगी. राइट, हम उसको वापस से कंक्रीट, है ना, बिल्डिंग बना देते हैं. पॉन्ड को डिस्ट्रॉय करो, उसका अतिक्रमण करो. चलिए, सेकेंडरी, ये तो आपका वोल्केनिक ऐश और ये सब है ना, रॉक वॉक. तो प्राइमरी सक्सेशन देख लिया. अब सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन द एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सच एज इन अबंडेंट फार्म लैंड, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, लैंड दैट हैव बीन फ्लडेड. सिंस सम सॉइल और सेडिमेंट इज प्रेजेंट, सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी. तो यहाँ पे ना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, लेकिन किसी कारण से वो जगह से लाइफ, मतलब प्लांट्स और लाइफ फॉर्म हट गए. तो लेकिन इनमें वो सॉइल, मिनरल सॉइल, वो सब तो ऑलरेडी है. सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन यहाँ पे हो गया. Description of ecological succession usually focuses on change in vegetation. However, those vegetational change in turn affect the food and shelter for various type of animal. तो plant में ही नहीं ना, लाइकेन से एंजियोस्पर्म तक ही नहीं, एनिमल में भी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है ना, वो पाए जाते हैं. राइट, thus and succession proceeds, the number and type of animal and decomposers also change.
at any time during primary or secondary succession, natural or human induced disturbance, human made है ना, तो कैसे fire, deforestation can convert a particular seral stage of succession to an earlier stage, destroy करके उसको पुराने कि वापस से bare rock बना दो, है ना, वापस से वहाँ पे कोई vegetation ना हो, deforest करके उस जंगल को काट दो. Also, such disturbance create new condition that encourages some species and discourages or eliminate other species. Okay, अब प्लांट का सक्सेशन देखते हैं वही, है ना, अलगी से लेके एंजियोस्पर्म तक. और डायग्राम बहुत प्यारा दिया है ना. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट, वेदर इट्स वाटर जहाँ पे वेट एरिया और इट्स ऑन वेरी ड्राई एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड हाइड्रार्क. हाइड्रार्क जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, और जीरार्क ZERAARCH है ना, आर्क. ओके, जेर आर्क, दो डेजर्ट लाइक कंडीशन. और हाइड्रार्क, मतलब हाइड्रोजन, वो सब समझ गए ना, पानी वाला, हाइड्रेटेड. हाइड्रार्क HYDRARCH, तो दोनों टर्म है ना. तो हाइड्रार्क जो होता है ये सक्सेशन पानी वाला है ना, HYDRARCH. ओके, सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेसेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मिसिक कंडीशन एज अगेंस्ट जेरोफिटिक जो बोलता है जेराक XERARCH. सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज एंड द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जेरिक टू मिसिक कंडीशन. ओके, तो हाइड्रार्क का याद रखिएगा ना क्या होता है, और इसका जेरिक. Hence both Hydark and Zirak succession leads to medium water condition, mesic. दोनों का अल्टीमेट है ना, वो मेसिक वाले स्टेज पे पहुंच जाएंगे. नीदर टू ड्राई जो जेरिक कंडीशन होता है, और नॉट टू वेट हाइड्रिक कंडीशन होता है. राइट, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज. ओके, इसलिए बोलते हैं ना, यू शुड ट्राई न्यू थिंग्स. राइट, पायनियर बनिए किसी भी चीज में. द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर, जो भी कंडीशन हो ना, द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायनियर स्पीसीज. इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक, दीज आर यूजुअली लाइकेन्स which are able to secrete acid to dissolve rock, तभी तो soil बनेगा ना, help in weathering and soil formation. These later pave way to some very small plant like bryophytes, which are able to take hold of this small amount of soil. They are with time succeeded by higher plants, and after several more stages succession का, ultimately a stable climax, जो climax होता है वो forest होता है, forest community is found. The climax community remains stable as long as environment remain unchanged. Okay, with time the xerophytic habitat get converted into mesophytic one. In primary succession in water, the pioneer are the small phytoplanktons, okay, which are replaced with time by rooted diagram देखें ना, rooted submerged plant, फिर rooted floating plant, और उसके बाद ultimately angiosperm. ठीक है, तो इसका सक्सेशन बताया है कि कैसे. पहला तो होगा कि phytoplanktons which are replaced with time by rooted submerged plant, फिर आता है rooted floating angiosperm followed by free floating part, then reed swamp, okay, फिर marsh meadow, herb shrub का भाग है ना, and finally the trees. The climax again would be forest. Okay, with time the water body is converted into land. Okay, क्योंकि वही पे रूट शूट्स आ गए तो फिर वो दलदल होगा, दलदल के बाद जमीन. डायग्राम 14.5. ओके, इन सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब सेकेंडरी है ना, प्राइमरी में बेयर रॉक पे, और सेकेंडरी में मतलब फॉरेस्ट फायर या ऐसा कुछ है, हमने डिफॉरेस्टेशन करके उसको सब खत्म कर दिया, पुराने वाले कंडीशन जो उसको हटा दिया. इन सेकेंडरी सक्सेशन द स्पीसीज दैट इन्वेड डिपेंड ऑन कंडीशन ऑफ द सॉइल ऑलरेडी जो अवेलेबल है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड एनवायरमेंट, as also the seed and other propagules present. फॉरेस्ट फायर में भी बहुत सारे सीड है ना, फायर रेजिस्टेंट होते तो वापस से पानी वानी मिला तो वुड शो आउटग्रोथ. ओके, तो वहाँ पे लाइकेन वाली सीरीज नहीं. सिंस सॉइल इज ऑलरेडी देयर, द रेट ऑफ सक्सेशन इज मच फास्टर एंड हेंस क्लाइमेक्स इज ऑल्सो रीच मोर क्विकली. What is important to understand is that succession, particularly primary succession, is the very slow process. Primary, secondary नहीं, secondary में already soil है, कुछ पानी भी है, और कुछ मतलब फायर रेजिस्टेंट सीड्स भी हैं. ठीक है, तो यही बताया कि what is important to understand is that succession, particularly primary succession, is a very slow process, taking maybe thousands of years, primary में thousands, for the climax to be reached. Another important fact is to understand that all succession, whether taking place in water or land, proceed to a similar climax community, the mesic. Okay. अब न्यूट्रिएंट साइकिल देखते हैं ना, न्यूट्रिएंट वही है ना, कार्बन, फॉस्फोरस, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो जो नाइट्रोजन साइकिल में देखा था, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन. यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट ऑर्गेनिज्म नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम. ओके, कार्बन तो जनरली एटमोस्फियर में भी है, नाइट्रोजन अगेन है ना, फिर फॉस्फोरस हमारे डीएनए, बोन, कैल्शियम अगेन बोन, टीथ, प्रेजेंट इन, देखिए एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी गिवन टाइम, इज रिफर टू एज स्टैंडिंग स्टेट है ना, जितना उनके पास है.
इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो बोलते हैं ना कि यार जैसे डेजर्ट और उसका ना कहीं पे पानी ज़्यादा कहीं पे नहीं पानी है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, जो सॉइल की डिफ्रेंशिएशन होती है इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मिनरल प्रेजेंट। ओके, जैसे रेड सॉइल होगा तो वहाँ पे क्या है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। फिर जो बोलते हैं कि ब्लैक सॉइल तो उसमें है ना ऑर्गेनिक कंटेंट तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो इस तरह सॉइल का भी होता है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन अ सीजनल बेसिस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अप्रिशिएट द न्यूट्रिएंट which are never lost from the ecosystem, rather they are recycled, है ना, खत्म नहीं हो जाता, that get recycled। हमारी डेथ होगी तो बोन से और वो सब कैल्शियम निकलेंगे, डीएनए से वो फॉस्फोरस वापस निकलेगा, ओके, और नाइट्रोजन जो यूरिन में होता है ना, राइट, rather than they are recycled time and time again indefinitely। the movement of nutrient element through the various components of an ecosystem is called nutrient cycling, cycle की तरह, राइट। another name of nutrient cycling is biogeochemical cycles। ओके, क्यों बोलते हैं इसको? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब हो गया रॉक्स एयर, जितने भी अबायोटिक है ना, रॉक, एयर, वाटर। न्यूट्रिएंट साइकिल आर ऑल्सो टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। ओके, तो एक एटमॉस्फेयर को कंसिडर करेगा, एक सेडिमेंट्री। द रिजर्वायर ऑफ गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, गैसियस में क्या क्या आता है? नाइट्रोजन साइकिल है ना, एटमॉस्फेयर में लाइक 72% नाइट्रोजन। कार्बन साइकिल है ना, जो ओजोन लेयर है वो सब के बारे में सुनते हैं, कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। एंड फॉर सेडिमेंट्री साइकिल जैसे सल्फर और फॉस्फोरस है ना, ये सेडिमेंट्री है ना, सॉइल वॉइल उसमें पाए जाएंगे। द रिजर्वायर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट, वहां से हमें मिलता है सल्फर और फॉस्फोरस। ओके, जनरली वैसे तो आप एसिड रेन में बोलोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड और वो सब जो रिलीज होता है फॉसिल फ्यूल से, जनरली वो जमीन की है ना, सेडिमेंट्री। द रिजर्वायर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। ओके, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सॉइल, मॉइस्चर, pH, टेम्परेचर एक्सेट्रा रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एटमॉस्फेयर। ओके, सबसे बड़ा फैक्टर तो लिया ही ना ह्यूमंस, राइट, लाइक वी एड अप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं। और द फंक्शन ऑफ रिजर्वायर इज टू मीट द डेफिसिट विच अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड ईफ्लक्स। ओके, कितना आया और कितना गया। यू हैव मेड अ डिटेल स्टडी ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन क्लास 11th, वही है ना, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होता है ना, रूट नोड्यूल्स और वो सब। हियर वी डिस्कस कार्बन, सिर्फ दो ही साइकिल पढ़ना ना, कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। ओके, तो कार्बन साइकिल देखते हैं। कार्बन साइकिल, ओके, when you study the composition of living organism, carbon constitute 49% of dry weight of organism and is next only to water। इसने ना पानी निकाल देते हो सिर्फ कार्बन। If we look at the total quantity of global carbon, we find that 71% of carbon is found dissolved in ocean। कैल्शियम कार्बोनेट, कछुए की जो खोल होती है, फिर बार्निकल्स और ये जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया का क्या बैरियर रीफ, ओके, स्टारफिश, वो सब में ना कैलकेरियस जो शेल्स होती है ना, are made up of carbon, right? We find 71% of carbon is found dissolved in ocean. These ocean reservoirs regulate the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Okay, atmosphere में कम। Do you know that the atmosphere only contain about 1% of total global carbon? और तब पेरिस कन्वेंशन बताओ, 1% इतना हमारी वाट लगा रहा है, राइट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ओके, सिर्फ 1% है एटमोस्फेयर, बाकी सब कार्बन जो है वो पानी के अंदर। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन, है ना, बस ह्यूमन जहाँ इन्वॉल्व हुआ अपने वो कोयले और फॉसिल फ्यूल और वो सब एनर्जी नीड के लिए इसको बर्न करते वापस बोले नहीं एटमोस्फेयर में हम कार्बन बनाएंगे, है ना। फॉसिल फ्यूल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ रिजर्वायर ऑफ कार्बन। कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमोस्फियर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, है ना, मौत। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट का इंपॉर्टेंस देखो ना, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करती है ना, फोटोसिंथेसिस से वही तो ले सकती है, राइट। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स इन द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम जो सांस लेते हैं प्लांट भी है ना, उनके भी जो रेस्पिरेशन में होता है कार्बन गेट्स बैक, है ना। डिकम्पोजर ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू कार्बन डाइऑक्साइड पूल बाय प्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल एंड द डेड ऑर्गेनिक मैटर of land or ocean। Okay, some amount of fixed carbon is lost to sediments and removal from circulation। तो कुछ कार्बन जो है वो जमीन में मिल जाते हैं ना। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर एंड कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स, वोल्केनिक एक्टिविटी आर एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारा तो इन्वायरमेंट हो गया है ना, एनवायरमेंट खत्म हो और ह्यूमन्स इन्वॉल्व हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ह्यूमन एक्टिविटीज और ऊपर से लतखोर भी हम लोग, है ना, हमें पता है कितने भी कन्वेंशन हो जाए कि यार वी नीड टू कर्ब, है ना, ये जो अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट है और सब कुछ, बिकॉज वी आर पेविंग आवर वे टू एक्सटिंक्शन, और वे बहुत जल्दी ना, जो पेस है बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। रैपिड डिफॉरेस्टेशन ऑफ एंड मासिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। तो इसमें बताया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम चैप्टर 16, लेकिन आपको पता चल गया ना, कुछ समझ गया ना, जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो मीथेन का ग्रीन हाउस पोटेंशियल जो बोलते हैं, अमाउंट टू द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, है ना, हीट जो इंफ्रारेड रेज है सन की,
उसका जो मीथेन है उसका बहुत ज़्यादा है, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने ग्लोबल अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, जो बोलते हैं, आप सुनते होगे ना कि 2 डिग्री से नीचे रखो, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जैसे आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38 है, 40 में आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, लेकिन सब अपने घर में एसी, और एसी के पीछे से एरोजोल और वो सब निकल रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी आर हार्मिंग द एनवायरमेंट, राइट। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये जितना भी मीथेन है ना, राइस प्लांटेशन, तो उसमें क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है, राइट, कैटल्स और वो सब। तो देखिए हम इतना ऐड कर रहे हैं ना अभी भी। चलिए नेक्स्ट साइकिल हम देखते हैं, फॉस्फोरस साइकिल। ओके, फॉस्फोरस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड अपना तो अंदर है ना पूरा डीएनए में, फॉस्फेट बॉन्ड्स। ओके, एंड सेल्युलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम। मेनी एनिमल ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ दीज एलिमेंट टू मेक शेल्स, है ना, वही फॉस्फोरस, मतलब कछुए की शेल्स और बोन्स एंड टीथ। ओके, द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक फॉस्फेट जो बोलते हैं ना, और उसके बाद देखते हैं ना पोटैश फर्टिलाइजर्स, तो वो सब जो देखते हैं, राइट, तो रॉक से ही उनको क्रश करके बनाया जाता है फॉस्फोरस, विच कंटेन फॉस्फोरस इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। Okay, when rock are weathered, minute amount of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plant. Herbivores and other animals obtain the elements from plant. Okay, the waste product and the dead organism are decomposed by phosphate solubilizing bacteria. Okay, phosphate को जो जैसे सल्फर बैक्टीरिया तो वैसे फॉस्फेटिक बैक्टीरिया वो डिकम्पोज करती है ना डेड ऑर्गेनिज्म से, फॉस्फेट को एलिमेंटल फॉर्म पे लाती है, रिलीजिंग फॉस्फोरस। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज, हम सांस छोड़ने पे है ना कोई रेस्पिरेशन में फॉस्फेट नहीं आता है, और इस तरह से एटमॉस्फेयर में फॉस्फेट ना के बराबर। ओके, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल? हाँ, कार्बन एटमॉस्फेयर में, फॉस्फोरस सेडिमेंट्री है ना, जमीन में होता है। द अदर टू मेजर साइकिल आर फर्स्टली एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल, ओके, एज मच आर मच स्मॉलर, है ना, बहुत माइन्यूट है ना, देन कार्बन का बहुत मतलब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फॉस्फोरस बहुत कम है। एंड सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज आर नेग्लिजिबल। ओके, अब आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इकोसिस्टम है ना, हम कितना ज़्यादा है ना, वी आर ड्रेस्टिकली डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट, डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट, राइट, और कॉन्शियस नहीं हुए तो वही तो हमेशा बोलते रहते ना, वी एज अ स्पीसीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर नेचर, राइट, हम एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे तो नेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, लाइफ वुड गो ऑन, बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज वुड गेट, है ना, वुड रिप्लेस अस, राइट, डायनासोर मर गया क्या, हम नहीं आए ना, तो वैसे ही है ना, हम एज ए स्पीसीज फॉर मदर नेचर, राइट, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होइए, और आप लोग भी है, यू ऑल आर द फ्यूचर्स, राइट, तो कभी भी है ना हैव दिस थिंग, और अच्छा भी लगता है, राइट, इतना फास्ट मूविंग लाइफ। ओके, और तो उसमें आप मतलब लाइक ओके, आप फॉरेस्ट या अपने बॉटेनिकल गार्डन्स ये सब में डू विजिट देम, राइट, पार्क वाक में जाइए। तो इकोसिस्टम की सर्विसेज ये डिस्कस करेंगे ना, इकोसिस्टम हमें क्या क्या देता है। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज। ओके, द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस are named as ecosystem service. For example, healthy forest ecosystem purify air and water, जो हम लेते हैं ना for granted, हम ले रहे हैं, अभी कोरोना में ना सबको ऑक्सीजन थमा दिया था ना, ऑक्सीजन सिलेंडर। मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड। ओके, साइकिल इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंस देखो ना, ड्रॉट फ्लड को रोकता है, साइकिल न्यूट्रिएंट्स देखा ना, फॉस्फोरस और कार्बन साइकिल। जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर, तो इतने सारी सर्विसेज देता है ना, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक्स, है ना, अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है। कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, दो वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, है ना, कुछ प्राइस टैग तो नहीं लगा सकते ना, इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट द बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेफ्टी टैग प्राइस, लेकिन उसकी इज्जत भी लोग नहीं करते हैं जब तक बोलेंगे नहीं इतना का आपको नुकसान हुआ है, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा and his colleague have very recently tried to put price tag on nature's life support service. Researchers have put an average price tag of 33 trillion. Okay, समझो है ना, यूएस की जो डेप्थ है, यूनाइटेड स्टेट जो उधार लेके अपने आप को जिंदा रख रहा है, वो इज अराउंड 32 ट्रिलियन, और अभी तो ये जब बुक लिखी गई वो तब का डेटा है, तो यूएस 33 ट्रिलियन का मतलब इतना हमें इकोसिस्टम से मिलता है इन अ ईयर, एक साल में। ऑन दिस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस विच आर लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज दे, मतलब अभी तो किसी का भी ध्यान नहीं है, सोचते क्या है फ्री में ऑक्सीजन क्या। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, जो कि लगभग तब का डेटा है ना, 18 ट्रिलियन है। ओके, और लगभग ये 36 ट्रिलियन का सर्विस देते। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर अबाउट 50%, सॉइल ही नहीं रहेगा तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसे होंगे, एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन and nutrient cycling are less than 10%. The cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. ठीक है, तो डायग्राम दिया हुआ है, और इंपॉर्टेंट समझिए, राइट, कि मतलब वैल्यूज है ना, स्टार्ट डेवलपिंग योर वैल्यू सिस्टम। ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है, वीडियो गेम्स एंड दिस,
ओके 1 मिनट रील, ठीक है, लेकिन थोड़ा ठहराव लाइए ज़िंदगी में, एन्जॉय कीजिए, राइट. लाइक अगेन दिस नीड शुड नॉट ओवर बर्डन यू विथ स्टडीज़, राइट. जैसे ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं बोलता हूँ कि लाइक है ना, यू नीड टू एलोकेट. जैसे मान लो कि ठीक है बायो इज़ अ मेजर पोर्शन, राइट, तो 1 घंटे इसके लिए दीजिए एंड हाफ एन आवर एवरी डे. लेकिन ये है ना रिलीजियसली, तो आप ऐसे ना रेदर देन हैविंग योर ड्रीम लाइक आई नीड टू कम्पीट नीट एग्जामिनेशन इन 2025 और 20, है ना, आप जब तक डिसिप्लिन नहीं होगे ना, यू वोंट बी, नहीं तो ये 6 महीने का काम है, राइट. तो फर्स्ट गेट डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजाइज कीजिए कि इस दिन तक बाय दिस वीक आई शुड हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. ये नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, राइट, टॉपिक्स, ओके. और हैव अ रियलिज्म, राइट, कि क्योंकि अब आ गया ना नवंबर, ओके, लाइक माई कमिटमेंट इज टू कंप्लीट 12th सिलेबस बिकॉज दोज वुड बी अपियरिंग फॉर 12th बोर्ड्स, है ना. नवंबर, बाय नवंबर आई विल बी कंप्लीटिंग दिस 12th स्टैंडर्ड NCERT सिलेबस, राइट. बाय मार्च आई शुड हैव कंप्लीटेड 11th. तो ही तो नीट के बच्चे को रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगा कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वी गोइंग टू फेस, राइट. और ये वंस आई कंप्लीट दिस अगेन 100 और ऐसे है ना 25 के सेट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके. और अल्टीमेट एम तो यही है कि भाई आई शुड बी डन विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल, ओके. तो इनके भी वीडियो लेक्चर्स वुड बी अपलोडिंग सून नहीं, मतलब कि आफ्टर आई कंप्लीटेड दिस बायोलॉजी सिलेबस, ओके. ईजी है ना, मतलब कि उतना भी ज़्यादा नहीं. और अगेन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल, ओके, क्योंकि है ना सीट्स आर लिमिटेड, है ना. और लाइक अगेन वही जो रिपीट करता हूँ ना कि लाइक ऑन माई अदर चैनल @1seat UPSC ना, आई डील विद करंट अफेयर, राइट. तो मुझे पता है कि आगे जाकर व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स है ना आ रही हैं, लाइक व्हाट काइंड ऑफ MNCs आपका बायो से रिलेटेड, बायोटेक और फार्मास्यूटिकल्स, इतने सारे हैं ना. तो दिस MNC वुड रिक्वायर यू टू बी लाइक बी गुड इन कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल आई कैन से, राइट. तो अगेन इंप्रूव है ना साइड बाय साइड. अभी आप स्कूल में हो, एक रेजिमेंटेड टाइम टेबल है, सब कुछ है, तो इट्स ईजी टू इनकलकेट वैल्यू सिस्टम और ये अपना इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, ओके. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अगेन वी विल कंटिन्यू विद इकोलॉजी, ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.